Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I am Aisha Khan from Sun Saver Company Project Coordinator here. Today we have a session on installation guidelines and safety measures. Our experts Sir Saad and Sir Saleem are with us, so they will give us installation guidelines. ठीक है सर, हमें खुशी है कि आप सब हमारे साथ जो है यहाँ पर आज का सेशन ज्वाइन करेंगे, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। और सर साद को मैं वेलकम करती हूँ, सर सलीम को वेलकम करती हूँ। तो वो जो है हमारे सेशन जो है आज का इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे। ये प्रेजेंटेशन इंस्टॉलर इंस्टॉलर कम्युनिटी के लिए भी है, और बाकी सन सीवर इंस्टॉलेशन टीम जो है वो हमारे साथ जो है इसमें हिस्सा बनेगी। इसमें जो है हम इसके लास्ट में आप हमें जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे साथ आप लोग, और सर सलीम जो है उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे आपको। Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the Savior Project webinar series. ये हमारी सन सेवियर कंपनी की तरफ से सेवियर प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ है उसमें हमारी वेबिनार है। इसका जो टाइटल है वो है इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर सोलर सिस्टम्स। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा कि हम जो सोलर सिस्टम्स इंस्टॉलेशन होती है उसके जो बुनियादी जो गाइडलाइंस हैं कि हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और डिज़ाइन को कैसे करना है और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, कमीशनिंग कैसे करनी है, और उसके बाद जो मेंटेनेंस होगी उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन और सर्वे डिज़ाइन के दौरान जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है तो उस पर बात करेंगे बेसिक चीज़ों के ऊपर। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम फिर कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। तो शुरू करते हैं। ये स्लाइड्स चेंज हो रही हैं आयशा? जी, तो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम को जब हम उसको स्टार्ट करते हैं या उसकी इंस्टॉलेशन या उसकी कोटेशन देते हैं तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जिसको हमने यहाँ डिवाइड किया हुआ है इंस्टॉलेशन स्टेजेस में। तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है, स्टेप 2, 3, 4, 5। तो जो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो होता है साइट सर्वे का। यानी जब आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो आपको अपनी डिमांड दे कि मुझे ये सिस्टम लगवाना है और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मेरा इतना लोड है, या वो आपके साथ अपना बिल लेट सपोज शेयर करता है बिजली का, तो उसको देखने के बाद आप बेसिक एक कोटेशन उनको बना के दे देते हैं कि आपका 6 किलोवाट का या 8 किलोवाट का या 10 किलोवाट का सिस्टम ये आपके बिल के हिसाब से या आपकी लोड के हिसाब से ये इनफ है। तो उस इनिशियल कोटेशन के बाद अगर एग्री हो जाए क्लाइंट आपके साथ, तो उसके बाद जो इसका रियल जो पहला स्टेप आता है वो होता है साइट सर्वे का। अब साइट सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी इस पूरे प्रोसेस का। साइट सर्वे के अंदर हमने जो चीज़ें देखनी होती हैं वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड स्टेप आता है फिर उसके बाद आउटडोर इंस्टॉलेशन का, यानी जब आपका सर्वे मुकम्मल हो गया, आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बन गया है, तो उसके बाद फिर आउटडोर इंस्टॉलेशन आती है कि आपने स्ट्रक्चर लगाना है, पैनल्स लगाने हैं और उसकी वायरिंग और सिविल वर्क वगैरह करना है। थर्ड स्टेप में फिर हम आते हैं इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की तरफ, यानी इनडोर जो काम होता है, इन्वर्टर है, बैटरी है और उसके साथ जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आता है। फिर उसके बाद लास्ट में अर्थिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि अर्थिंग हम क्यों करते हैं सोलर सिस्टम्स में, ये क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसको प्रॉपरली हमने कैसे करना होता है। पहला जो हमारा स्टेप है साइट सर्वे का, इसकी कुछ की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमने यहाँ पे आपको स्लाइड में शो हो रहे होंगे। सबसे पहले जो हमने असेस करना होता है वो साइट कंडीशंस को असेस करना होता है सर्वे के दौरान। यानी लेट्स सपोज आपने इनिशियल कोई कोटेशन दी है क्लाइंट को कि हमने 10 किलोवाट का फॉर एग्जांपल एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करना है,
तो अब 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए जो पैनल्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से आपने 20 किलोवाट 20 पैनल्स है या 24 पैनल्स आपने कोट किए हैं, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेलेबल स्पेस। यानी जिस साइट के ऊपर ये इंस्टॉलेशन होगी, आया वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं, और अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ आपने कैलकुलेट करनी होती है वो अवेलेबल स्पेस है, और जो डिमांड है क्लाइंट की या जितने पैनल्स इंस्टॉल होने हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है कि वो स्पेस में आ जाएंगे या नहीं। सेकंड स्टेप उसका ये होता है कि स्ट्रक्चर जो लगेगा तो उसकी कौन सी टाइप होगी, आया आपने इसको रूफ टॉप के ऊपर लगाना है या फिर ये ग्राउंड के ऊपर लगेगा, डिपेंड करता है साइट के ऊपर। तो इस चीज़ को आपने देखना होता है, फिर इसके डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होता है शेडिंग इशू का। यानी अगर आप लेट सपोज रूफ के ऊपर लगा रहे हैं और उसके जो रूफ टॉप है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो ममटी है वो साउथ साइड के ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो शेड आएगा शाम के टाइम में, तो उसका आपने ख्याल रखना होता है कि वो पैनल्स के ऊपर उसके शेडिंग ना है। तो उसको फिर सॉल्व करने के लिए या तो स्ट्रक्चर की फिर हाइट को जो है वो इंक्रीज़ करना होता है। इसी तरह अगर आप ग्राउंड के ऊपर इसको माउंट करते हैं तो फिर आपने सराउंडिंग के जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसकी शेडिंग का एनालिसिस करना होता है कि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो शेड्स आएंगी उसका एंगल क्या होगा और वो कहाँ तक शेड्स जाएंगी, तो उस एरिया को आपने क्लियर रखना होता है कि शेड जो है वो पैनल्स के ऊपर ना पड़े। दूसरा जो की एस्पेक्ट होता है साइट सर्वे का वो इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान है। यानी अगर आपने स्ट्रक्चर माउंट कर दिया है तो फिर स्ट्रक्चर उसके ऊपर पैनल्स भी लगा दिए हैं, तो अब पैनल्स को आप जब आप स्ट्रिंगिंग करेंगे और फिर उसकी जो वायर्स है वो फिर वो नीचे इन्वर्टर तक कैसे जाएंगी, तो उसको हम केबल राउटिंग बोलते हैं। तो इसको आपने साइट सर्वे के अंदर ये की फैक्टर होता है कि आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है कि जो वायर्स आप लगाएं तो उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कम से कम आए ताकि आपकी जो लॉसेज हों वो कम हो, केबल्स जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम लगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम आए और सिस्टम की एफिशिएंसी भी उससे इंक्रीज़ हो। इलेक्ट्रिकल लेआउट में फिर जो दूसरा पॉइंट होता है वो इन्वर्टर की लोकेशन का होता है। तो ये भी राउटिंग से रिलेटेड है कि आपने इन्वर्टर की लोकेशन को सेट करने के बाद फिर उसकी ऑप्टिमल जो राउटिंग होती है, प्लान होता है, वो आपने देखना होता है कि केबल्स कहाँ से जाएंगी। और ये जो सारे स्टेप्स हैं फिर इसी को हम डेटा कहते हैं कि आपने डेटा जो है वो गैदर करना है इन तमाम पॉइंट्स के हवाले से, और उसके बाद आपने फिर इसका जो टेक्निकल जो डिटेल प्रपोजल होता है वो फिर क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। अब आपका सर्वे जब कंप्लीट हो जाए और आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएं और आप एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना लें और वो क्लाइंट्स के साथ आप शेयर करें और वो अप्रूव हो जाए, तो उसके बाद फिर जो स्टेप आता है वो आउटडोर इंस्टॉलेशन का होता है। अब आउटडोर इंस्टॉलेशन अगर जब आप करते हैं तो अगर रूफ टॉप पे हो या इवन ग्राउंड के ऊपर भी वो उसकी पैनल्स की माउंटिंग हो, तो उसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है जो इम्पोर्टेंट हैं। वो दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो इसके एंगल्स से रिलेटेड होते हैं। तो पैनल्स के इंस्टॉलेशन में हम दो एंगल्स यूज़ करते हैं, एक को हम बोलते हैं टिल्ट एंगल और दूसरे को हम बोलते हैं एजीमुथ एंगल। एजीमुथ एंगल जो होता है वो हम नॉर्मली 180 डिग्री साउथ के ऊपर हम इसको फिक्स करते हैं। यानी आपका जो पैनल है वो डायरेक्टली साउथ फेसिंग होना चाहिए। आप कंपास से साउथ को फाइंड करें और आपके पैनल्स की डायरेक्शन साउथ के बिल्कुल मतलब उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो टिल्ट एंगल होता है वो आपके एरिया या लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने फाइंड करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेशावर की हम बात करते हैं तो पेशावर का जो लैटिट्यूड है, जो इसकी लोकेशन है, वो तकरीबन 34 डिग्रीज है। तो जो ऑप्टिमल आपका आइडियल टिल्ट एंगल होता है वो आपका लैटिट्यूड एंगल जो होता है वो उसके बराबर होता है। यानी अगर आपका लोकेशन का लैटिट्यूड 34 डिग्रीज है तो आपने जो एंगल्स टिल्ट एंगल देना है पैनल्स या स्ट्रक्चर को वो 34 डिग्रीज होगा। तो ये ऑप्टिमल है। अब ज़रूरी नहीं है कि साइड के ऊपर 34 डिग्री आपके लिए पॉसिबल हो। बाज़ औक़ात रूफ टॉप के ऊपर जब आप 34 डिग्रीज एंगल देते हैं तो उसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसको सेफ साइड पे करने के लिए हम कहते हैं कि आप 25 से 34 ये जो रेंज है इसके अंदर आप इसको रखें तो आपको ऑप्टिमल जो है परफॉर्मेंस मिलेगी, आपकी जनरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। तीसरी बात जो आउटडोर इंस्टॉलेशन में इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेम की इंटीग्रिटी। यानी स्ट्रक्चर जो आप लगाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ
जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो एक तो जो पैनल्स है उसका लोड जो है वो बेयर कर सके, और इसके अलावा जो डिफरेंट उस लोकेशन के ऊपर जो डिफरेंट विंड कंडीशंस होती हैं तो उसको भी विथस्टैंड कर सके। तो उसके लिए फिर नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं। एक तो जो नॉर्मली हमारे यहाँ गार्डर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें हम 10 गेज का जो नॉर्मल गार्डर होता है वो रिकमेंड करते हैं कि आप उससे उसकी कंस्ट्रक्शन करें। इसके अलावा अगर आप चैनल लगाते हैं तो वो भी 14 गेज का सजेस्ट करते हैं। आप 14 गेज के चैनल से उसका स्ट्रक्चर जो है उसको बनाएं। अब स्ट्रक्चर को जब वो तैयार हो जाता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपने बेस के ऊपर उसको एंकर करना होता है। यानी रूफ टॉप के ऊपर अगर लगा है तो आपने उसको छत के साथ उसको एंकर करना है, या अगर ग्राउंड के ऊपर लगा है तो ग्राउंड पे एंकर करना है। अब आप अगर जो स्ट्रक्चर है उसको कितना भी जो है उसको स्ट्रेंथ दे दें, मजबूत बना लें, लेकिन अगर आपने उसको एंकर नहीं किया तो अगर विंडी कंडीशन आती है या कोई तूफान आता है तो उसमें उसके डैमेज होने का खतरा होता है। तो एंकर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, और आपने इसका जो है वो डेफिनेटली ख्याल रखना है कि एंकर जो है उसका प्रॉपर होना चाहिए। अब जो एंकरिंग नॉर्मली होती है कंक्रीट के साथ, तो उसमें हमने ये देखा है, हमारी जितनी भी एक्सपीरियंस है, कि अमूमन आपको ये नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर कि जब आप एंकर करते हैं तो जो नट बोल्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर वाशर का यूज़ अमूमन यहाँ पे लोग नहीं करते, बस उसको जान छुड़ाने के लिए डायरेक्ट नट लगा देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, और इससे सिस्टम की इंटेग्रिटी जो है उसकी फ्रेम की इंटेग्रिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उसके लिए अपने लाजमी जो है वो वाशर यूज़ करना है प्रॉपर साइज़ का। जो बेस प्लेट होती है उसको माउंट करने के लिए वाशर आपने लाजमी यूज़ करना है। दूसरा जो पॉइंट हमने नोटिस किया है कि नॉर्मली जो बेस प्लेट होती है उसमें 4 जो है बोल्ट्स के लिए गुंजाइश होती है कि आपने 4 बोल्ट्स लाजमी लगाने होते हैं, और उसमें जगह भी होती है, लेकिन अमूमन लोग यहाँ पे एक या दो, एक तो नहीं, 2 बोल्ट लगा देते हैं या 3 लगा के ऊपर उसकी आरसीसी जो है वो सिविल वर्क करके उसको छुपा देते हैं। ये भी प्रॉपर जो है वो जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है। आपने चारों के चारों जो है बोल्ट लगाने हैं और उसमें वाशर का यूज़ डेफिनेटली करना है। अब जब आपका आउटडोर का जो प्रोसेस है वो जब कंप्लीट हो जाए, आपका स्ट्रक्चर लग जाए, उसकी एंकरिंग हो जाए, आरसीसी स्लैब आप बना लें, तो उसके बाद फिर जो स्टेप आता है वो इंडोर इंस्टॉलेशन का होता है। अब इंडोर इंस्टॉलेशन में जो की पॉइंट हैं, जो बेसिक चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना होता है, वो ये है कि इन्वर्टर को आपने उसकी लोकेशन को सेट करना है, जो आपने सर्वे के दौरान पहले से डिफ़ाइन किया होता है कि इस लोकेशन के ऊपर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल होगा। अब इन्वर्टर जब इंस्टॉलेशन का जब टाइम आता है तो उसकी पोजीशन वॉल के ऊपर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि इन्वर्टर जो है वो आई लेवल जो है उसकी हाइट होनी चाहिए। यानी अगर नॉर्मली अगर हम 6 फुट का नॉर्मल हाइट अगर हम एज्यूम करें, तो इन्वर्टर जो है वो तो 6 फुट जो है वो आइडियली जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 मीटर तक इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट होता है इन्वर्टर इंस्टॉलेशन में, वो है इसकी हीट डिसिपेशन। हमारे यहाँ जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो या तो IP21 है या IP65 है, तो उसमें प्रॉपर हीट और वेंटिलेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा चूँकि जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे गर्मियों का सीज़न जो है वो ज़्यादा होता है और टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, तो प्रॉपर हीट डिसिपेशन के लिए आपने इन्वर्टर को क्लियरेंस देनी होती है। अब क्लियरेंस के लिए जो सजेस्टेड आपने यूज़र मैनुअल पढ़ना होता है, जो भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी आप यूज़र मैनुअल देखिए, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने गाइडलाइंस दी होती हैं कि आपने इन्वर्टर को जब इंस्टॉल करें तो उसके साइडों के उसके नीचे, ऊपर और साइड पे कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, तो आपने उसको फॉलो करना है। हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो मिनिमम 20 सेंटीमीटर दोनों साइड्स के ऊपर आप इसको इन्वर्टर को क्लियरेंस दें, और 50 सेंटीमीटर जो है इन्वर्टर के ऊपर जो है वो क्लियरेंस होनी चाहिए। यानी 50 सेंटीमीटर इन्वर्टर के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे इसकी वेंटिलेशन के ऊपर इफेक्ट आए। इसी तरह 30 सेंटीमीटर इसके इन्वर्टर के नीचे आपने इसको क्लियरेंस देनी है। इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन पोजीशन है वो डेफिनेटली आपने उसको वाटर लेवल आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ आपने इसको सेट करके इसको बिल्कुल वर्टिकली लगाना है ताकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाए, फ्लैट आ जाए। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो इन्वर्टर हमने यहाँ पे आपको एक
फॉर एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि जब आप इन्वर्टर को माउंट करें तो 50 सेंटीमीटर इसके ऊपर टॉप के ऊपर क्लियरेंस हो, 20 सेंटीमीटर जो है दोनों साइड्स के ऊपर हो, और 30 सेंटीमीटर इस इन्वर्टर के नीचे जो है वो क्लियरेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो इन्वर्टर की जो हाइट है वो आपको हमने बताया था कि तकरीबन 2 मीटर्स से ऊपर आप इसको ना लेके जाएँ। इसका बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं और उसके स्क्रीन के ऊपर आपने सेटिंग करनी है या बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई फ़ॉल्ट आता है, तो वो ईज़िली एक्सेसिबल हो और वो आपको आपकी जो आई साइट है उसके लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, सामने हो, ताकि आपको आसानी से वो नज़र भी आए स्क्रीन और उसके जो बटन्स हैं आप उसको एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो इसकी पोजीशनिंग है इन्वर्टर की, उसमें ये भी ख्याल रखना होता है कि डायरेक्ट सनलाइट या रेन या जो बिल्कुल ओपन आपने इसको भी नहीं रखना, ताकि जो डस्ट होती है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट ना हो। तो इन चीज़ों का आपने बुनियादी तौर पे जो है वो ख्याल करना होता है। जो फोर्थ स्टेप होता है हमारा इंस्टॉलेशन के दौरान, वो जब आपकी आउटडोर कंप्लीट हो जाए और इसके अलावा आपका इंडोर जो है वो इन्वर्टर लग जाए, फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन। अब सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ब्रेकर्स हैं, यानी डीसी ब्रेकर्स आपने लगाने हैं पीवी के लिए भी, और अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो बैटरी के लिए भी डीसी ब्रेकर अलग से लगेगा। और हर स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स आप यूज़ करते हैं, पर स्ट्रिंग आपने एक डीसी ब्रेकर जो है उसको इंस्टॉल करना है। इसी तरह आपका एसी ब्रेकर लगेगा ग्रिड साइड पे, जब आप इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे लगेगा। अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है तो फिर उसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर भी सेपरेट एसी ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल होगा। इसके अलावा वीए प्रोटेक्टर्स नॉर्मली हम यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एसपीडीज़ जो होते हैं वो बड़ा ही इसका सेफ्टी का इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है, और इसको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। एसपीडीज़ जो बेसिकली होती हैं वो होती हैं सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी जब ग्रिड की तरफ से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई वोल्टेजेस आ जाएँ, आपके ट्रांसफार्मर में कोई इशू हो और हाई वोल्टेजेस सर्ज आ जाए, तो ये ऐसी एसपीडीज़ जब आप लगाते हैं तो ये आपके इन्वर्टर को सेफली जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और जो हाई वोल्टेजेस होती हैं वो आगे इन्वर्टर की तरफ नहीं जाती और इसको ये ग्राउंड कर देती हैं। इसी तरह डीसी एसपीडीज़ लगती हैं पीवी की साइड पे, तो वो पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर अगर कोई सर्ज आता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इन एसपीडीज़ को आपने लाज़मन इंस्टॉल करना है। अच्छा, जब आप इंडोर जो सेफ्टी इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स की हो रही हो, तो उसके लिए आपने जो डीबी बॉक्स सेलेक्ट किया है, हम आइडियली ये सजेस्ट करते हैं कि आप एसी साइड और डीसी साइड के लिए सेपरेट उसकी पोजीशनिंग करें। यानी आपका एक बॉक्स जो है वो एसी के लिए हो, और दूसरा आपका सेपरेट एक डीबी बॉक्स हो जिसमें डीसी इक्विपमेंट्स आ जाए। इसको आपने अलग अलग रखना होता है, ये रिकमेंडेड है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो एक में भी कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, उससे भी मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने इसको सेपरेट करना होता है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो पर्सनल सेफ्टी मेजर्स है, जो अमूमन हमारे यहाँ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे जितने भी इंस्टॉलर हज़रात हैं, अगर आप हमने जितना भी उनको स्टडी किया है, तो ये पर्सनल सेफ्टी के ऊपर हम जो है वो एम्फसाइज़ नहीं करते और ना हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, कि अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता अगर आप नीचे गिर जाते हैं या कोई चीज़ कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपका हेलमेट जो है वो आपको प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें काम करने के लिए जो मस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, और जो आपके टूल्स हैं वो प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़्याल करना है और इसको फ़ॉलो करना है। अच्छा, इसमें अर्थिंग का जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जो एसपीडीज़ यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो उसके लिए अर्थिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। यानी अर्थिंग के बगैर हम एसपीडीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अब सोलर सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन होती है, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 2 अर्थ जो है वो डग करें और 2 अर्थिंग जो है वो आप उसको यूज़ करें।
एक अर्थ आपका स्पेसिफिकली एसी के लिए होगा, यानी इन्वर्टर्स की जो इनपुट है ग्रिड के साथ जो कनेक्टेड है, वहाँ पे आप एसपीडीज लगाएंगे और उसकी जो अर्थ का कनेक्शन है वो आप सेपरेट एक एसी अर्थ आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ उसके साथ वो कनेक्ट होगा। इसके अलावा आपका एक जो सेकंड जो अर्थ होगा उसको हम डीसी अर्थ कहते हैं। वो डीसी अर्थ आपका एसी अर्थ से सेपरेट होगा और उसका फासला अमूमन आप नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि 10 फुट कम से कम होना चाहिए। यानी अगर आप एक अर्थ एक पॉइंट के ऊपर है तो आपका सेकंड अर्थ एटलीस्ट 10 फीट जो है दूसरे एसी अर्थ से फासले के ऊपर होना चाहिए। और जो डीसी अर्थ है उसके साथ आपने जो डीसी एसपीडीज होती हैं उसको भी कनेक्ट करना है। वो एक सेपरेट वायर उसके साथ आके डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है अमूमन जो बारिश के दौरान या कोई इन्वायरमेंटल ऐसी कंडीशन हो कि आसमानी बिजली गिरने का ख़तरा हो, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप लाइटनिंग अरेस्टर को भी इंस्टॉल करें। और लाइटनिंग अरेस्टर की आपने हाइट को उसके जो बेस है वो आपने आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइट के साथ आपने बराबर रखना है। यानी जो अरेस्टर है उसका टॉप आपके जो जो आपका स्ट्रक्चर है उससे ऊपर होना चाहिए, उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। और जो लाइटनिंग अरेस्टर का जो कनेक्शन है वो भी डीसी अर्थ के साथ आप लगाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट आप सेपरेट वायर लेके जाएंगे और डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट होगी। उसको आपने पीवी पैनल्स के जो एसपीडीज है वहाँ पे आपने उसको कॉमन नहीं करना, बल्कि ये सेपरेट तार जाएगी डीसी अर्थ के लिए। तो ये इस चीज़ का जो है आपने ख्याल करना होगा। तो ये बेसिकली क्विकली एक्सप्लेन किया है मैंने कि जो हमारी इंस्टॉलेशन के दौरान हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है और कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स है, उसको हमने देखना है और उसको देखते हुए हमने डिज़ाइन भी करना है और फिर उसको इंस्टॉल भी करना है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होगा। तो आप दोस्तों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड के हवाले से भी और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करें। थैंक यू। Thank you so much, Sir Saad, for giving such an informative session today. जी मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि जिनकी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करें। तो हमारे साथ टेक्निकल मैनेजर सर सलीम मौजूद है जो आपसे बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। जी सर सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर सलीम। ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। मोहम्मद सईद साजिद है, जुनेद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, भुट्टो हबीब, वेलकम यू ऑल, इंजीनियर यासीन खान, मोहम्मद सईद साजिद, फरीदून, जुनेद सईद, सद्दाम अवान। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। इस सेशन के एंड पर जो है जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। जी सर सलीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी सर सलीम, इनके जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनके आंसर कर दीजिए प्लीज़। अच्छा सर सलीम, यहाँ पर मोहम्मद सईद साजिद का क्वेश्चन है। वो कह रहे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल ऐप फॉर नेट मीटरिंग। जी सर सलीम, आपका माइक ऑफ है। हेलो आयशा, आपको आवाज़ आ रही है?
जी सर, अब आवाज़ आ रही है। आपको जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। तो मोहम्मद सईद साजिद का क्वेश्चन है सर कि हाउ वी कैन इंस्टॉल ऐप फॉर नेट मीटरिंग। जी सर, सलीम आपको कमेंट बॉक्स आप देख सकते हैं साइट पर, उधर क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 मिनट आयशा, मैं ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा, आयशा, अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था नेट मीटरिंग का, तो वो बेसिकली क्या चाहता है कि हम नेट मीटरिंग जो है ना वो ऐप में कैसे ऐड करेंगे। अच्छा, एसीडीसी अर्थिंग के हवाले से मैं अगर बात करूं तो एसी अर्थिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एसी सेक्शन का अलग अर्थ इसलिए करना पड़ता है कि एसी जो डिवाइसेस होती है, प्रोटेक्टर हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो वो उसके लिए होता है। और डीसी के जो होता है ना वो लाइटिंग अरेस्टर के लिए होता है, स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। इस वजह से हम अलग अलग करते हैं। जो डीसी का अर्थ हम करते हैं तो उससे हम डीसी की जो चीज़ें होती है उसको कनेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, लाइटिंग अरेस्टर हो गया, और एसी के लिए अलग करते हैं। बेसिकली इसमें कोई इस तरह खास डिफरेंस नहीं होता कि एसी के लिए जो ना वो अलग, एसी में और डीसी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कोई नहीं होता, लेकिन ये कुछ चीज़ें एसी की होती है, कुछ डीसी की होती है। तो हम जो डीसी के अर्थ करते हैं तो उससे वो जो डीसी की चीज़ें होती है वो कनेक्ट करते हैं, और जो एसी का अर्थ होता है उससे जो एसी की चीज़ें होती है वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एसपीडी जो है ना वो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि डीसी साइड पे भी इंस्टॉल होता है और एसी साइड पे भी। जो एबनॉर्मल वोल्टेजेस होते हैं उसके लिए हम एसपीडी यूज़ करते हैं। अगर इन केस जो वोल्टेजेस इन्वर्टर के रिकमेंडेड होते हैं उससे इन केस ज़्यादा आ जाए तो एसपीडी के थ्रू जो है इजीली हम उसको ग्राउंड कर सकते हैं। अर्थिंग का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 5 ओम होना चाहिए। यासीन खान साहब ने मैसेज किया, क्वेश्चन किया है कि एसी और डीसी अर्थिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो वैल्यू दोनों की जो है ना वो लेस देन 5 ओम होना चाहिए। एम मवाज हैदर साहब ने क्वेश्चन किया है कि इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के हवाले से, इन्वर्टर इंस्टॉलेशंस के हवाले से तो ये डिटेल्स में हमने आप लोगों को गाइड कर लिया कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स के जो ना वो ख्याल रखना चाहिए। इन केस अगर इन पॉइंट्स का हम अपने रोज़मर्रा के इंस्टॉलेशन में लाएंगे तो इंशाल्लाह हमें जो ना वो मौजूदा और आने वाले काफ़ी हद तक इश्यूज़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया है भुट्टो हबीब साहब का। अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया है कि वोल्टेज प्रोटेक्शन
का मकसद बुनियादी तौर पर यह होता है कि कोई आसमानी बिजली अगर गिरती है सिस्टम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर या अरेस्टर के ऊपर, तो अरेस्टर तो उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा, और अगर स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी तो वो पीवी पैनल्स को डैमेज नहीं करेगी, बल्कि वो एसपीडी उसको डायरेक्ट शॉर्ट करके अर्थ को वो उसका जो वोल्टेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आपका जो पैनल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो टाइप 2 एसपीडीज होती हैं वो नॉर्मली ग्रिड के ऊपर जो फ्लक्चुएशन आती हैं, यानी अगर आपका नॉर्मल हमारे यहाँ पाकिस्तान ग्रिड है वो हेलो 30 वोल्ट्स का है, और अगर खुदा न खास्ता ट्रांसफार्मर तो साथ बयान करे है और उसकी तरफ से ट्रांसफार्मर के ऊपर से कोई सर्जेज आती हैं, लेट्स सपोज 300 वोल्ट 310 वोल्ट, तो आपके इन्वर्टर को और आपके जो घर के इक्विपमेंट्स हैं उसको डैमेज करने का उसका खतरा होता है। तो टाइप 2 एसपीडीज जिसको हम नॉर्मली एसी एसपीडीज बोलते हैं, तो वो फिर आपके जो इनपुट के ऊपर जो सर्ज आता है उसको आगे इक्विपमेंट्स और इन्वर्टर की तरफ नहीं जाने देता, बल्कि उसको बाईपास करके अर्थ की तरफ ट्रांसफर कर देता है। तो ये एसपीडी का फीचर होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो अर्थ है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसकी वैल्यू 5 ओम से कम होनी चाहिए। 5 ओम से अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर एसपीडी पूरी तरह से जो सर्ज आएगा उसको बाईपास नहीं कर पाएगा, और थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो आपके इक्विपमेंट की तरफ भी ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें आपने ये लाजमी ख्याल करना है, और उसको आपने चेक करना है, कैलकुलेट करना है जब अर्थिंग कर लें, तो उसकी वैल्यू 5 ओम से कम होनी चाहिए। अच्छा, सदाम अवान साहब ने क्वेश्चन किया है कि सनसेवियर इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज की बीएमएस कॉन्फ़िगरेशन बता दें। तो सदाम भाई, हमारे जितने भी सनसेवियर के इन्वर्टर्स हैं तो वो उसकी जो बीएमएस की सेटिंग होती है वो नॉर्मली हमारे जो इन्वर्टर के साथ स्टैंडर्ड केबल आती है तो उसके ऊपर डायरेक्ट जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, यानी आपने बैटरी के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करनी होती, ना ही आपने इन्वर्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है, बल्कि आपने केबल को बैटरी के साथ और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, जो केबल इसके साथ बॉक्स के अंदर आएगी, और आपने इन्वर्टर के अंदर जो है वो लिथियम आयन बैटरी का मोड सेलेक्ट करना होता है। जब आप लिथियम को सिलेक्ट करेंगे इन्वर्टर में और केबल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियोस भी मौजूद हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप मिस आयशा के साथ कॉन्टेक्ट करके वो आपको पर्सनली भी फिर वो उसकी वीडियोस आपको शेयर कर देंगे कि आपने उसको कैसे उसकी सेटिंग करनी है। शहजाद खान साहब का क्वेश्चन है कि अर्थ जो सर्ज रजिस्टर है वो अपने पैनल से कितने फासले के ऊपर लगाना है और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब इसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर का जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, जो टॉप हाइट है, तो आपने उससे अरेस्टर का जो बेस है आपने उसको उससे ऊपर रखना है या उसके लेवल के साथ रखना है। अगर आपका टॉप लेवल जो है वो 8 फुट के ऊपर है उसका स्ट्रक्चर का, तो आपका जो अरेस्टर है उसका बेस भी 8 फुट होगा और उसके ऊपर 3 या 4 फुट उसकी हाइट मजीद आ जाएगी अरेस्टर के टॉप के। ठीक है, और उसकी लोकेशन आपने कोशिश करनी है कि वो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का उसके आपने करीब करीब रखना है। जितना आपके लिए फिजिकली पॉसिबल हो आप उसको उतना करीब रखें। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि अरेस्टर को आपने स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन नहीं करना, यानी अर्थ और स्ट्रक्चर सर्ज अरेस्टर और स्ट्रक्चर का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपने इसको इंसुलेटेड रखना है, सेपरेट रखना है। अच्छा, भुट्टो हबीब साहब ने क्वेश्चन दोबारा किया है, अगर हम इनपुट सर्च के लिए अगर एसपीडी लगानी है तो फिर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो डिवाइस है उसको लगाने की क्या ज़रूरत है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें टेक्निकल जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सर्ज ग्रिड की तरफ से आती है तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, यानी आधा सेकंड या उससे भी कम टाइम के लिए वो सर्ज आएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो नॉर्मल जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है तो वो उसका जो रिस्पांस टाइम होता है वो उतना तेज़ नहीं होता, बल्कि वो 1 सेकंड 2 सेकंड जब वोल्टेज उसके ऊपर हो जाए तब वो एक्टिवेट होगा। और जो सर्ज है वो कम टाइम के लिए आती है। तो नॉर्मली जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है वीए प्रोटेक्टर, वो उस टाइम के अंदर रिस्पांस आपको नहीं दे सकती, आपको सिस्टम को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है एसपीडीज
वो मस्ट है। इसके अलावा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए होती है। अगर आपका ग्रिड फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट्स है तो वो उसकी जो रेंज है वो 280 270 तक उसकी रेंज होती है। लेकिन जो सर्ज आती है तो वो 1000 वोल्ट 2000 3000 इससे भी ऊपर सर्ज हो सकती है। तो उस केस में अगर आपने सर्ज प्रोटेक्शन एसपीडी नहीं लगाई और वीए प्रोटेक्टर आपने सिंपल यूज़ किया है तो आपका वीए प्रोटेक्टर भी जल जाएगा और आगे वो सर्ज पास भी हो जाएगी। तो इसमें ये टेक्निकल डिफरेंस है जिसको आपने जिसका ख्याल रखना है। कंप्लीट डिवाइडेड इन्वर्टर वाले यार, ये डिवाइड नहीं है। अच्छा, हमाम खान ने क्वेश्चन किया है कि लो लोड पे कितना लोड ऑन होता है और हाई लोड पे कितना हाई लोड, डिटेल प्लीज़ शेयर करें। अच्छा हमाम भाई, इसमें ऐसा है कि जो हाई और लो लोड की जो आउटपुट पोर्शन है तो उसके ऊपर कितना लोड ऑन करना है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपने हाई लोड के ऊपर कितना लोड लगाना है, लो के ऊपर कितना लगाना है। हमारे जितने भी सनसेवियर के इन्वर्टर्स हैं तो वो हाई लोड के ऊपर और लो लोड दोनों के ऊपर फुल कैपेसिटी का लोड लगा सकते हैं। यानी अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप हाई लोड के साथ 6 किलोवाट का फुल लोड लगा सकते हैं या फिर लो लोड के साथ 6 लगा सकते हैं। अगर आपने डिवाइड करना है तो 3 किलोवाट आप हाई के साथ लगा सकते हैं, 3 आप लो के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल आपका 6 किलोवाट इन्वर्टर है तो टोटल लोड आपका 6 किलोवाट ही होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। बाकी इनके हाई और लो के दरमियान आप फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अहमद नवीद साहब का क्वेश्चन है कि प्लीज़ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लिथियम आयन बैटरी एंड नॉर्मल बैटरीज। अच्छा अहमद भाई, जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और नॉर्मल बैटरीज उसमें फ़र्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो मटेरियल है वो उसका बुनियादी फ़र्क है। यानी जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं वो उसको हम कहते हैं लेड एसिड बैटरी। उसके अंदर जो प्लेट्स लगी होती हैं वो लेड की बनी होती हैं और उसके अंदर एसिड होता है जिसके वो अपना मैकेनिज़्म है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसकी वो आपको एनर्जी देती है। और जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर जो मेन मटेरियल है जिससे बना होता है उसको वो लिथियम होता है, लेड नहीं होता और इसके अंदर एसिड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी जो अंदर जो मटेरियल है जिससे बना है उससे उस पर ये डिपेंड करता है। शहजाद खान ने क्वेश्चन किया है कि 6 किलोवाट इन्वर्टर जो डुअल आउटपुट है उस पे बैटरी 50% पे आ जाए फिर भी कट ऑफ नहीं होता तो उसकी क्या वजह हो सकती है। अच्छा शहजाद भाई, आपने ये चेक करना है कि आपका जो डुअल आउटपुट की जो सेटिंग है आपने वहाँ जाके इसको देखना है कि आपने इसका जो कट ऑफ पॉइंट है वो क्या सिलेक्ट किया है, क्योंकि इन्वर्टर कट ऑफ उसी पॉइंट पे करेगा जो आपने उसके सिस्टम सेटिंग के दौरान आपने उसको दिया है कि अगर आपने कहा है 50% कट ऑफ करना है या 60 पे या 70 पे, या फिर अगर आपने वोल्टेज में उसको कट ऑफ दिया है 50 वोल्ट का 51 वोल्ट का, उस वोल्टेज पे जब बैटरी आएगी फिर कट ऑफ होगा। मोहम्मद सईद साजिद भाई ने क्वेश्चन किया है कि नेट मीटरिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ होगी। अच्छा सईद भाई, नेट मीटरिंग के लिए तो कोई अलग से ऐप नहीं होती, बल्कि नेट मीटरिंग के लिए आपने जो कमीटर होता है नॉर्मल मीटर उसको आपने चेंज करना होता है। वापडा के साथ आपने उसकी एप्लीकेशन पे वो सबमिट करनी होती है, फिर वापडा वाले वो आपको आपका मीटर चेंज करके देंगे और वो आपको नया मीटर जिसको हम ग्रीन मीटर बोलते हैं या बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं तो वो इंस्टॉल होगा। एहसन मिर्ज़ा साहब ने क्वेश्चन किया है कि अगर इन्वर्टर लगाते वक्त कोई मसला या प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई सेटिंग के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो बिल्कुल हमारा जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन है वो अवेलेबल है। आप उस पर कॉल करके ऑन द स्पॉट आपका कोई इशू है अगर आप इंस्टॉलेशन के दरमियान फेस कर रहे हैं तो हम आपको, हमारी जो टीम है कस्टमर केयर की वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करेगी। कस्टमर केयर का नंबर हमारे पेज के ऊपर भी अवेलेबल है, सनसेवियर का वेबसाइट के ऊपर भी है और मिस आयशा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर वो सेपरेटली भी यहाँ पे कमेंट में फिर वो आपसे शेयर कर लें कस्टमर केयर का नंबर, तो आप वहाँ उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है खान भाई की तरफ से, प्लीज़ एक्सप्लेन स्ट्रिंग किस हिसाब से करते हैं। अच्छा जो स्ट्रिंग की जो सेटिंग है वो डिपेंड करता है आपका
पैनल्स आपके कितने हैं और इन्वर्टर की जो स्पेसिफिकेशंस है वो कितनी है। नॉर्मली अगर हम मिसाल लें 6 किलोवाट इन्वर्टर की IP21 की, तो IP21 जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो 500 वोल्ट होती है और उसका जो जो अलाउबल करंट है वो 13 एम्पेयर होता है। तो उस केस में जब आप 6 किलोवाट इन्वर्टर लगाएंगे तो आप उसके साथ 12 पैनल्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं एक MPPT के साथ। ठीक है, यानी 12 का आप लगा सकते हैं, तकरीबन आपका 7,000 के आसपास है वो PV स्ट्रिंग बनेगी। इसी तरह 8 किलोवाट का है तो फिर आपने 8-8 या 9-9 के दो स्ट्रिंग्स बना के पैरेलल में लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है उसके इन्वर्टर का मॉडल कौन सा है और आपके पास पैनल्स कितने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एहसन मिर्ज़ा साहब की तरफ से आया है कि हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑनलाइन चेक करने के लिए कौन सी ऐप है। तो एहसन भाई, हमारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनको ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए आपके डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है, लेकिन हम हाइब्रिड IP21 की बात करें तो उसके लिए हमारा जो ऐप है वो है स्मार्ट ESS। तो वो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे और उसको उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो स्मार्ट ESS ऐप में आप हमारे IP21 इन्वर्टर्स की सेटिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो IP65 इन्वर्टर्स हैं उसके लिए स्मार्ट वैल्यू ऐप है, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे और उसमें आपकी सारी इन्वर्टर का और सिस्टम प्लांट की डिटेल है वो फिर आप चेक कर सकते हैं। नेट मीटरिंग के लिए कौन सी ऐप? जी, अभी मज़ीद क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर किसी का क्वेश्चन हम सॉरी अगर मिस कर गए हों तो काइंडली आप यहाँ दोबारा भी कर सकते हैं ताकि वो दोबारा सामने आ जाए। हम 50% लगा लेते हैं इन्वर्टर, फिर भी कटअप नहीं होता, जैसे कम इन्वर्टर के लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सनसेवियर के सारे इन्वर्टर्स वाटरप्रूफ हैं या नहीं। तो इसमें जो चीज़ आपने ख्याल करना है कि जो वाटर प्रूफिंग है उसके IP रेटिंग्स होते हैं, इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग्स उसको हम बोलते हैं। तो IP21 इन्वर्टर्स जितने भी हैं ये वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, आपने इसको इंडोर ही लगाना है और पानी से आपने इसको दूर रखना है। इसके अलावा हमारे जो अल्फा सीरीज़ है हाइब्रिड के अंदर IP65, और इसके अलावा हमारी जो ऑन ग्रिड सीरीज़ है IP66 TB सीरीज़। तो IP65 और IP66 के जितने भी इन्वर्टर्स हैं तो वो वाटर प्रूफ होते हैं और उसको आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो पानी का स्प्रे आने का ख़तरा हो, तो वहाँ पे वो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट फिर भी आउटडोर उसको नहीं लगाना कि बारिश हो रही हो और उसके ऊपर पानी आ रहा हो, तो इसका आपने ख्याल करना है। सेवियर की बैटरी किसी भी इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो सकती है, बिल्कुल। हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है वो पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स मौजूद हैं सब के साथ उसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप उसको बगैर किसी फ़िक्र के आप उसको लगा सकते हैं और वो कम्युनिकेशन उसकी होगी। अगर इसमें कोई इशू आपको फेस होता है तो हमारे कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे शेयर किया है, तो आप वहाँ उस पर कॉल करके उसकी सेटिंग करवा सकते हैं।
अच्छा भुट्टो हबीब साहब फॉल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, फॉल्ट कोड के बारे में। तो हम इन्वर्टर्स के अंदर डिफरेंट मॉडल के अंदर डिफरेंट फॉल्ट कोड्स होते हैं। तो यहाँ उन्होंने F9 कोड का पूछा है। F9 जो F09 जो एरर होता है वो नॉर्मली शॉर्ट सर्किट का कोड होता है। इसका मतलब सॉरी 09 जो एरर है वो बस वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्ट फेल जो है वो कोड है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर के अंदर एक अलग एक पावर सप्लाई लगी होती है जो इन्वर्टर को सॉफ्ट स्टार्ट करती है। जब आप उसको ऑन करते हैं तो इनिशियल उसका जो जर्क है उसको मिनिमाइज करती है। तो उस सर्किट के अंदर कोई इशू आ जाए तो फिर आपको 09 का एरर वो आएगा, और उसको हल करने के लिए फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इन्वर्टर को हमारे जो कस्टमर केयर ऑफिस हैं वहाँ पे भेजें और हम इसको ठीक करके फिर आपको रिटर्न कर देते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फॉल्ट कोड्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मली ज़्यादा आते हैं वो 05 F05 का कोड नॉर्मली ज़्यादा होता है। वो आउटपुट शॉर्ट सर्किट या इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर लगे होते हैं IGBTs या मॉसफेट, तो अगर वो जल जाएं तो उसका फिर F05 जो है वो शॉर्ट सर्किट कोड आता है। बार लगी है सर 50%। जी एहसन भाई, इन्वर्टर्स की जो वारंटी है वो डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट है। तो हमारे IP21 जो इन्वर्टर्स हैं उसकी 2 इयर्स उसकी वारंटी है और लाइफ टाइम सर्विस है। इस तरह अल्फ़ा जो इन्वर्टर्स हैं वो 5 इयर्स उसकी वारंटी है और लाइफ टाइम सर्विस वारंटी है। इसी तरह ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो भी 5 इयर्स वारंटी है और लाइफ टाइम सर्विस है उसकी। तो डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट है। वो फिर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो हमारा कैटलॉग है उसमें भी उसकी डिटेल्स गिवन है। इंजीनियर फहद खान ने क्वेश्चन किया है कि एक्स सीरीज़ में साइड पे जो पोर्ट है वो BMS का है। जी फहद भाई, एक्स सीरीज़ 6 किलोवाट में जो विदाउट पैरेलल जो मॉडल है उसमें जो पोर्ट है वो BMS का है, और जो पैरेलल मॉडल है तो उसमें पैरेलल का भी पोर्ट होता है और BMS का भी पोर्ट होता है। जी मज़ीद अगर दोस्तों के क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हम गलती से अगर हमने उसका जवाब नहीं दिया और वो नज़र के सामने नहीं आ रहा तो काइंडली आप दोबारा भी उसका क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करें ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें। दवा लगी है। अच्छा, इंजीनियर यासीन साहब ने क्वेश्चन किया है कि उन्होंने सनसेवियर की बैटरी लगाई है लेकिन वो ओवर डिस्चार्ज होकर उसका वोल्टेज 40 वोल्ट के ऊपर आ गया था। तो इसमें आपने यासीन भाई ख्याल ये करना है कि हमारी जो बैटरीज हैं 100 एम्पेयर की, तो वो 51.2 वोल्ट यानी 16 सीरीज़ बैटरीज हैं। तो उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है फुल चार्ज पे वो तकरीबन अराउंड 55 वोल्ट के होता है, और जब वो फुली डिस्चार्ज हो जाए तो 49 साढ़े 49 इस तरह इसकी वोल्टेज होती है।
तो आपने इन्वर्टर के अंदर जो कट ऑफ वोल्टेज होती है लो बैटरी की, वो आपने 50 वोल्ट से नीचे नहीं रखना, बल्कि आपने उसको 50 या उससे ऊपर अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जब आप ये लिमिट सेट करेंगे फिर आपकी बैटरी ओवर डिस्चार्ज नहीं होगी। फहद भाई ने क्वेश्चन किया है बैटरी 5 इयर्स वारंटी एक्सप्लेन। अच्छा फहद भाई, जो बैटरी की जो वारंटी है वो इसमें दो चीज़ें हैं। एक साइकिल्स होते हैं, हम 6000 और 5000 साइकिल्स के मॉडल्स हैं। तो हमारी जो वारंटी होती है वो 5000 साइकिल्स की या 5 इयर्स की होती है, यानी या 5000 साइकिल उसके पूरे हो जाए या 5 साल उसकी लाइफ हो जाए। तो इन दोनों में कोई भी अगर चीज़ पूरी हो जाती है तो उसकी वारंटी जो है वो वाइड हो जाती है। और इस अरसे के दौरान अगर कोई इशू आ जाए, यानी उसका बैटरी का जो बैकअप है वो ज़ीरो हो जाए या उसके अंदर कोई इशू आ जाए BMS का, तो वो जो है वारंटी के अंदर वो क्लेम हो सकती है और उसको हम क्लेम करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब का क्वेश्चन है कि रावलपिंडी में हमारा कोई सेल पॉइंट है। जी मोहम्मद मालिक भाई, रावलपिंडी में कॉलेज रोड के ऊपर हमारा सेल पॉइंट है, तो वहाँ आप विज़िट करके वहाँ से हमारा स्टॉक जो है वो आप पिक कर सकते हैं। तो जो सेल पॉइंट है उसका एड्रेस मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट्स में फिर आपके साथ शेयर कर लें। Sure, sir. अच्छा, शहजाद भाई का क्वेश्चन आ रहा है कि उनको बैटरी कट ऑफ सेटिंग इशू है। तो शहजाद भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो कस्टमर केयर का जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट करें और आपका जो इशू है वो आप उसको डिटेल के साथ कस्टमर केयर का जो हमारा नुमाइंदा है उसके साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपका इशू वो वहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे। फहद भाई ने क्वेश्चन किया है कि एक्स सीरीज़ में कट ऑफ वोल्टेज 48 वोल्ट है, यानी इन्वर्टर के अंदर सेटिंग में 48 वोल्ट से आप ऊपर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से बैटरी फुल डिस्चार्ज होने का खतरा होता है। जी फहद भाई, आपकी बात ठीक है। 48 वोल्ट पे भी अगर आप उसको सेट करेंगे फिर भी आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होगी। फुल डिस्चार्ज के लिए इसका जो मिनिमम वोल्टेज है 0% के लिए वो अराउंड 46.5 47 वोल्ट्स है। तो अगर आप उसको 48 वोल्ट पे भी करते हैं तो अराउंड 5% आपके पास फिर भी इसमें मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन होता है। तो अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो उससे आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होगी। नॉर्मली डिस्चार्ज उस केस में होती है कि जो अमूमन इंस्टॉलर्स होते हैं वो 15 सेल की जो सेटिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। 15 सेल की बैटरी को आप मिनिमम 44 वोल्ट तक भी आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपने 15S के लिए वोल्टेज सेट किया फिर उसमें फुल डिस्चार्ज होने का ख़तरा होता है, लेकिन 48 वोल्ट पे ऐसे कोई इशू आपको फेस नहीं होगा।
अच्छा, इन्वर्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट मॉडल्स की, और वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे और आपकी क्वांटिटी कितनी है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो डीलर्स हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट करें। आप जिस सिटी में भी हैं तो वहाँ से आपको अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी। जी वकास भाई, आपने क्वेश्चन किया है कि जो IP66 इन्वर्टर जो स्टॉक आ रहा है हमारा ऑन ग्रिड का, उसकी स्पेक्स एक्सप्लेन करें। शोकार भाई, IP66 जो मॉडल हमारे ऑन ग्रिड में आ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के जो डिवाइसेस होती हैं सिलिकॉन कार्बाइड उसको बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपके साथ हम कैटलॉग भी शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप 10 किलोवाट की मैं आपको बताऊँ तो उसकी जो मैक्सिमम पीवी वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट है, और उसका जो स्ट्रिंग करंट है पर स्ट्रिंग वो 16 एम्पेयर है, और डुअल स्ट्रिंग में है, डुअल MPPT में है। इसके अलावा उसके अंदर बिल्ट इन SPD सर्ज प्रोटेक्शन, लेवल 2 प्रोटेक्शन, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं। उसके ऊपर LCD भी है जिसमें आप इन्वर्टर के ऊपर भी उसकी जनरेशन को, डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी उसकी उसके ऐप के जरिए आप करके उसकी रिमोटली भी आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, उसका डेटा भी चेक कर सकते हैं, उसको रिमोटली शट डाउन भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं, शॉर्टली आपको मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे IP66 के जो मॉडल्स हैं। बाकी डिटेल के लिए फिर आप वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पे कैटलॉग हमारा डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको उसकी फुल डिटेल मिल जाएगी। ओके सर, इस सेशन को हम एंड कर सकते हैं अब? जी क्वेश्चन है, उसको मैं आंसर कर दूँ तो हम उसको वाइंड अप कर लेते हैं। ओके सर, ओके, लेट मी नो देन। थैंक यू। है वो उसकी वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। मैं मिस आयशा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो चेक कर ले। मेरे ख्याल से वीडियो है, लेकिन फिर भी हम उसको डबल चेक कर लेते हैं। अगर नहीं हो तो हम उसको चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। ठीक है मिस आयशा, अगर आप इसको एंड करना चाह रही हैं तो हम इसको एंड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कोई क्वेश्चंस हों तो वो हमसे डायरेक्ट जो है वो हमारे जो ग्रुप हैं इंस्टॉलर के, वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या पर्सनल में भी हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी जो सीरीज़ है वेबिनार की, ये कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हमारा जो अगला वेबिनार होगा उसमें भी टॉपिक हमारा डिफरेंट होगा, लेकिन हम उसमें एक सेशन रख लेंगे। अगर कोई पिछले सेशंस के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। Okay, thank you all for joining today's webinar. Inshallah जो है हम जो है we will continue hosting informative webinars every Friday. तो आप लोग हमें जुम्मे को every Friday हमें join कर सकते हैं इन webinars पर। All thanks goes to sir ज़िशान सईद शाह, जिन्हें हम सबको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, और आप इंस्टॉलर्स और जो हमारे सोलर कम्युनिटी है उसमें जो है इंफॉर्मेटिव सेक्शंस और सेशन प्रोवाइड करते हैं हम सबको। इंशाल्लाह आप सबको जो है वेबिनार के एंड में आपको सर्टिफिकेट इश्यूज़ कर दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस जिनके आंसर नहीं हुए वो भी हम आपको दे देंगे पर्सनल में। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।